हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और 27 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहला जो यहाँ पर आर्टिकल आ जाता है या न्यूज़ है, वो लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ है और कुछ कोरल एरियाज़ भी हैं। तो वहाँ पर ब्लैक कोरल्स की 5 नई प्रजातियाँ जो हैं वो यहाँ पर साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज़ ब्लैक कोरल्स। ओके, तो और कुछ इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ मिली कैसे मिली नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे आप देखो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये कैसे मिली। हमें नहीं जानना ना ये कैसे मिली, हमें जानना है कि क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो रिमोट कंट्रोल कुछ सबमरीन वगैरह का इस्तेमाल किया और 5 नई स्पीसीज़ मिली हैं किसकी, ब्लैक कोरल्स की। और ये डीप वाटर में मिली हैं, लगभग 2500 फीट की गहराई पर। तो ग्रेट बैरियर रीफ और उसके आसपास के इलाके में इनको ढूंढा गया है। अगर हम बात करें ब्लैक कोरल्स की, तो याद रखना कि कोरल्स बेसिकली अगर हम बात करें तो डीप सी में भी उगती हैं और शैलो वाटर में भी उगती हैं, मतलब ऊपर की सतह पर। तो जो कोरल्स आपकी सतह पर उगती हैं उनका खाना आता है फोटोसिंथेसिस से, और जो आपकी बहुत डीप में उगती हैं उनका जो फूड है वो आता है कीमोसिंथेसिस से। कीमोसिंथेसिस कह सकते हो, यानी केमिकल प्रोसेस होती है। और जूज एंथले जो है वो आपका फूड यहाँ पर वर्क करता है। मतलब कुल मिला के जो अपर एरिया में होंगी उनमें फोटोसिंथेसिस होगा और जो डीप वाटर में होंगी उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब जो ब्लैक कोरल्स हैं ये आपकी सैलो वाटर में भी मिलती हैं और 8000 मीटर तक की गहराई में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। और लगभग 4000 साल तक जो है वो यहाँ पर कोरल्स जो हैं वो लिव भी कर सकती हैं। तो याद रखना ब्लैक कोरल जो हैं शैलो वाटर में भी उगती हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ये जो कोरल्स होती हैं ये फीदर लाइक होती हैं, फैंस बुशेज़ लाइक हो सकती हैं। ओके, मतलब किसी भी शेप में हो सकती हैं, उससे आपको कुछ नहीं लेना देना। दूसरी चीज़ ये है कि अनलाइक देयर कलरफुल शैलो वाटर काउंटर कजिन्स दैट रिलाई ऑन द सन एंड फोटोसिंथेसिस फॉर द एनर्जी। तो जो आपके मतलब शैलो वाटर की कोरल्स होती हैं, ओके, इसी तरीके की होंगी, फीदर की जैसी, फैन की जैसी। तो वो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर करती हैं, सूरज पर डिपेंड यहाँ पर होती हैं। जबकि ब्लैक कोरल्स जो हैं वो जू प्लैंक्टन पर डिपेंड यहाँ पर करते हैं, क्योंकि डीप वाटर में सूरज की किरणें नहीं पहुँचती तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है। पिछले कुछ एरिया में ये सब काम शुरू हुआ है कि भाई ब्लैक कोरल्स के ऊपर स्टडी जो है वो यहाँ पर शुरू हुई हो। अब बात समझो कि जो वर्ड है ब्लैक कोरल, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरल जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक होगी, नहीं। अगर हम ये स्केलेटन हटा दें, पॉलिप वगैरह सब हटा दें, ओके, और जो स्केलेटन यहाँ पर रह जाएगा, मतलब वही डंडी जैसे कि इंसान के अंदर में हड्डियाँ, तो वो जो संरचना है वो ब्लैक होती है। ओके, बाकी इसके ऊपर जो आप देखोगे पॉलिप वगैरह होंगे वो सब रंगीन होंगे। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक कोरल जो है वो इस तरीके के यहाँ पर होते हैं। तो रिसर्चर्स वगैरह ने इस काम को डीएनए वगैरह के ज़रिए यहाँ पर किया और इसको डिस्कवर यहाँ पर किया। और जो जैसे कि सैलो वाटर की कोरल्स होती हैं उनके जैसे ही ये कोरल्स भी कलरफुल यहाँ पर होती हैं, बट इनका जो स्केलेटन है वो आपका ब्लैक कलर का यहाँ पर होता है। इनमें भी फ़िश वगैरह का पूरा जो है वो झुंड रहता है, मतलब फ़िश कॉलोनी के रूप में वर्क करते हैं। और ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं ब्लैक कोरल के बारे में। जैसे कि बात की गई है, एक सिंगल ब्लैक कोरल कॉलोनी जो है और लगभग 2554 के करीब इंडिविजुअल्स को यहाँ पर शेल्टर जो है वो दे सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये याद रखने हैं। इसके बाद आगे चलें और यहाँ पर लिखा हुआ है कि mRNA लिपिड वैक्सीन कैंडिडेट एज यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन। तो देखो इन्फ्लुएंजा के कई सारे केसेस निकलते रहते हैं, लगभग 20 के करीब सब टाइप्स जो हैं वो इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी के आजकल जो है वो घूम रहे हैं। ओके, तो उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाई जा रही हैं। उसी में एक वैक्सीन है आपकी mRNA लिपिड नैनो पार्टिकल वैक्सीन। कोई ज़रूरी नहीं और इसको इतना सब निगाह मारने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ठीक है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए है, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, मंकी पॉक्स के बारे में होता है, या कोविड वगैरह के बारे में जिससे ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हैं, या मीज़ल्स के बारे में जिसके केसेस हाल ही में बढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये वैक्सीन यहाँ पर डेवलप हुई है। इसके अलावा मैंने आपको mRNA वैक्सीन्स के बारे में काफ़ी क्लियरली चीज़ों को बताया है। तो मतलब यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन mRNA वैक्सीन्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं,
ये सब आपके सिलेबस में हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ जो है वो इसके बारे में कुछ नहीं जानना। ऑलराइट, इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑफिशियल क्लॉक्स होती हैं, ओके, तो उन क्लॉक्स के अंदर में लीप सेकंड का प्रोविज़न यहाँ पर होता है। लीप सेकंड आप ऐसा समझ लो कि जैसे कि लीप ईयर होता है ना, 4 साल में यहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो दिन जो जिस तरीके से एक्स्ट्रा हुआ, सेकंड 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 जुड़ जुड़ के, तो वो सेकंड सब ये जुड़ना जो है वो अब यहाँ पर बंद हो जाएगा 2035 से। ओके, तो 2035 से जो हम लीप सेकंड को ऐड करते हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। और आपको पता है कि ये सब जो है वो अर्थ की रोटेशन वगैरह के हिसाब से होता है। ओके, रोटेशन का टाइम थोड़ा सा वेरी करता है, बट ओरिजिनल टाइम 24 कह सकते हैं कि घंटे का लेते हैं। तो ये जो गैप यहाँ पर आया उसके वजह से लीप सेकंड यहाँ पर जो है वो जुड़ जाता है, और अब जो है वो लीप सेकंड को यहाँ पर जोड़ना बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है वो कह सकते हैं कि चेंज यहाँ पर हो रही है, उसमें वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो अर्थ की रोटेशन स्पीड है ये मून का जो पुल है उसके कारण यहाँ पर चेंज हो रही है। तो उन सब परिस्थितियों की वजह से जो है वो ये डिसीजन लिया गया है। 2035 से लागू होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में पूछा जाएगा या मेंस में भी। बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, और मेंस के अंदर ऑलरेडी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछ लिया है, बट फिर भी हमने इसके बारे में आपको नवंबर दिसंबर 2021 में पढ़ा दिया था, और उसके बाद मेंस 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है, कई बार पढ़ाया साइंस रिपोर्टर में, विज्ञान प्रगति में, द हिंदू में, ओके, बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी पढ़ाई इसकी सब। बट यहाँ पर दिया गया है कि अर्ली यूनिवर्स के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया है। जब पढ़ाया गया था तब बताया गया था कि इसके विजन्स क्या क्या हैं, मकसद क्या क्या हैं। तो अर्ली यूनिवर्स में मतलब सबसे पहले गैलेक्सीज कैसे बनी और अब कितनी दूर पहुँच गई हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो अभी इसने सब जो है वो कह सकते हैं कि काम करना शुरू कर दिया है और ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि लगभग 350 से लेकर के 450 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग यहाँ पर देखने के लिए मिली। ओके, तो उन सबको यहाँ पर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। खैर इसकी भी आप देखो कि सब बॉल बाय बॉल नहीं जाननी, बट इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो चुका है इसको लॉन्च किए हुए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो मुंबई के अंदर में मीज़ल्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए, और इन केसेस के बढ़ने के पीछे का कारण ये है कि वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो काफ़ी लो नज़र आया, यानी कि वैक्सीनेशन नहीं किया गया बच्चों का, जिसकी वजह से दिक्कत आई। तो WHO के हिसाब से अगर हम देखें तो नवंबर 23 2020 तक लगभग 40 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली उनको जो है हैड मिस्ड मीज़ल वैक्सीन डोज लास्ट ईयर। तो पिछले साल उन्होंने लगभग 40 मिलियन बच्चों ने जो मीजल्स की वैक्सीन की डोज होती है उसको मिस कर दिया। ओके, ऐसे ही कोविड-19 में भी सिनेरियो आया था, वो कोविड इनइक्वालिटी वगैरह का या वैक्सीन इनइक्वालिटी का। इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, जो इम्यूनाइजेशन किया जाना था मिशन इंद्रधनुष वगैरह जैसे। तो कोविड-19 के दौरान वो सब जो इम्यूनाइजेशन के कवरेज थे उनमें कमी देखने के लिए मिली, और चिल्ड्रंस जो हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। तो उस वजह से मीज़ल्स के केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़े, और मीज़ल्स के केसेस की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 2021 में 1,28,000 डेथ्स भी देखने के लिए मिली। वर्तमान में अभी बात करें हाल ही में, तो मुंबई के अंदर में इसके आउटब्रेक्स ज़्यादा हैं। कहना ये है कि मुंबई में जो वैक्सीनेशन का कवरेज है वो काफ़ी लोअर था, इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीनेशन जो देना था वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मीज़ल्स के केसेस जो हैं वो बढ़ गए। अब आपके पास यहाँ पर जो अब इस तरीके के जो केसेस हैं वो बिहार, गुजरात यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन एरियाज़ में भी वैक्सीनेशन का कवरेज काफ़ी कम है। ये पूरी स्टडी यहाँ पर है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस पूरी स्टडी को पढ़ो या जस्ट इस ग्राफ को यहाँ पर पढ़ करके छुट्टी कर दो। ओके, तो सबसे बेहतर रहेगा कि इसको पढ़ा जाए, क्योंकि पूरा ऐसा क्वेश्चन मीज़ल्स के ऊपर नहीं आएगा कि भाई सब कुछ इसके बारे में पूछ लिया मेंस में। आपसे पूछेगा कि रिसेंटली आउटब्रेक्स देखने के लिए मिल रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, उसके पीछे का कारण बताओ। तो एक कारण में आप जो है वो लो वैक्सीनेशन को लिख सकते हो, दैट इज़ सफिशिएंट। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डाटा पता होना चाहिए, तो उसके लिए ये जो दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इससे जो है वो समरी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। नवंबर 24 तक मीज़ल्स के लगभग 233 इन्फेक्शन के केसेस मुंबई में सामने आए, जिनमें से कि 13 डेथ भी हो चुकी हैं। रिसेंट डाटा के हिसाब से मीज़ल्स के केसेस लगभग 538 के करीब होने चाहिए अक्टूबर के
अंत तक। इसके अलावा आप देखो कि इसके अलावा गुजरात है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरल, इनमें भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी कारण मैंने बताया कि अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस हैं, और जो भी अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं उनमें जो मोर्टेलिटी का रिस्क है वो लगभग 70% ज़्यादा है। मतलब एक बार को वैक्सीनेशन दिया जाता तो बचने के चांसेस रह जाते, लेकिन अभी बचने के चांसेस 70% कम यहाँ पर हो गए हैं। इसके अलावा मीज़ल्स के केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं 6 स्टेट्स के अंदर में, क्योंकि जो डिटेक्शन है केसेस का वो सही से नहीं हो रहा, और रिपोर्टिंग में भी कमियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मीज़ल्स के जो इंसिडेंट रेट हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। ओके, आप देखो कि लगभग अगर हम यहाँ पर देखें, हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.37 पर 1 मिलियन टोटल पॉपुलेशन। तो मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन में आप देखो 3.37 केसेस निकलते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो 1 मिलियन टोटल पॉपुलेशन में केसेस बढ़ कर के हो गए हैं 8.86। ओके, तो को वैसे ही सब डाटा हैं, इग्नोर भी मारोगे तो भी चलेगा, बट पता होना चाहिए कंट्री में कहाँ पर क्या चल रहा है। इसके अलावा इवन इफ़ 80 ऑफ 100 चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड विद द डोज, ओनली 68% आर इम्यूनाइज। मतलब 80% बच्चों को वैक्सीनेशन लगा भी दिया गया है, तब भी सिर्फ इम्यूनाइजेशन जो है वो 68% बच्चों के अंदर में यहाँ पर डेवलप हुआ है। ओके, तो ये भी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मीज़ल्स की वैक्सीनेशन है उसकी एफिशिएंसी भी 85% है, मतलब उसको लगाने के बाद आप बच जाओगे, उसके चांसेस भी 85% यहाँ पर हैं। और सेकंड डोज लगने के बाद चांसेस जो हैं वो 95% हो जा रहे हैं। तो जितना पढ़ लो उतना कम, जितना ना पढ़ो उतना कम, ठीक है। तो मतलब सही है, 1-2 पॉइंट यहाँ पर देख लो कि क्या चल रहा है, सफिशिएंट है, पूरी स्टडी जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं, और अगले आर्टिकल में लिखा हुआ है वाई स्लीप इम्पोर्टेंट, सोना क्यों ज़रूरी है। तो ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, बट यहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की, तो उसने कहा है कि अगर 6 से 12 साल का कोई भी बच्चा है तो उसको 9 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और अगर कोई 13 से 18 साल का टीनेजर है तो उसको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये सब ऑथेंटिक डाटा है, तो आपको इसको फॉलो करना है, ये हमारे किसी काम का पैसेज नहीं हो जाता। इसके अलावा एक और स्टडी यहाँ पर हुई रिसेंटली, और उस स्टडी ने ये बताया कि हमारी जो बेसिकली स्लीप होता है, ओके, और ये बेसिकली कोट लिखी हुई है, आप देखो लिखा हुआ है स्लीप इज़ ऑफ द ब्रेन, बाय द ब्रेन एंड फॉर द ब्रेन। तो स्लीप जो है वो ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए बेसिकली होती है, और जब हम सोते हैं तो सोने के अंदर में यानी कि नींद के अंदर में 2 स्टेजेस हमारी यहाँ पर होती हैं पूरी नींद के दौरान, पूरे स्लीप फेज के दौरान। एक होती है आपकी रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो आपकी पूरी स्लीप का 20% हिस्सा होता है, और जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है वो आपकी जो नींद है, स्लीप ड्यूरेशन है, उसका 80% हिस्सा होता है। जो रैपिड आई मूवमेंट होता है उसके अंदर में आप सपने देखते हो, ओके, और उसकी अगर हम बात करें तो ड्रीम वगैरह सब जो हैं वो इस 20% फेज़ में होते हैं। बाकी आपका जो ब्रेन रिचार्ज वगैरह का सिस्टम है, या आपकी जो मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनकी स्ट्रेथनिंग वगैरह होती है, मेमोरी कह सकते हैं कि बिल्डअप होती है, वो सब काम जो है वो आपका इस 80% एरिया में होता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि व्हाट इज़ द रैपिड आई मूवमेंट, ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो कॉमन ही है बट ठीक है, ये चीज़ें याद रखो। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया गया है कि स्लीप और न्यूट्रिशन में डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर होता है। अगर आप रात में बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट के मील्स लेकर के सोते हो, जैसे कि राइस है, व्हीट है, अल्कोहल वगैरह ले रहे हो, तो उससे आपकी नींद में डिसरप्शन रहेगा, और आपको जितनी स्लीप चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप प्लांट बेस्ड मटेरियल जो है वो कंज्यूम करते हो, ओके, एग्स वगैरह खाते हो या हाई फाइबर फूड खाते हो, तो फिर आपको जो है वो नींद यहाँ पर अच्छी आएगी। ये बातें सब इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं लिखने के लिए कुछ नहीं आने वाला, ओके, बट ठीक है, सब पता होना चाहिए जो है। इसके अलावा क्वेश्चन कॉर्नर दिया गया, लिखा हुआ है ह्यूमन लीवर, और इसमें भी आपको जो है ये दिया गया है कि कैसे हम जो है वो जो ह्यूमन का लीवर है उसको रीजनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको ग्रो भी कर सकते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगर हम बात करें लेप्रोसी की, ओके, तो लेप्रोसी एक बहुत पुरानी डिजीज़ है और परसिस्टेंस भी डिजीज़ है, बट इसका जो बैक्टीरिया यहाँ पर है जो इसको यहाँ पर कोज करता है, वो उसके अंदर में एक स्पेशल पावर भी यहाँ पर जो है वो होती है।
ये जो है जो बैक्टीरिया यहाँ पर है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक वाइटल ऑर्गन को ग्रो कर सकता है, उसको रीजनरेट भी कर सकता है। तो अब साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया है और आइसोलेट करने के बाद इस पर थोड़ी सी जीन वगैरह की स्टडी यहाँ पर की जाएगी और फिर इसके ज़रिए जो है वो लीवर सेल्स को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ये काम यहाँ पर हुआ है। खैर हमें इसके अंदर में जाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, ये सब करने के दौरान मतलब जब हमने लीवर को एनलार्ज किया, उसको ग्रो किया, रीजनरेट किया, तो उम्मीद ये लगती है कि भाई कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो ऐसा भी कोई मुद्दा इसके अंदर में नहीं निकल करके आया। हेल्दी ओन और अनहार्म तरीके का लीवर जो है वो यहाँ पर डेवलप हो पाया, मतलब लीवर के डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये सब स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हमारे लिए नहीं बट साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो हमें क्या जानना है, हमें यहाँ से कुछ नहीं जानना, बस ये जानना है कि लीवर पर भी काम चल रहा, बात ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ही आपका पेज कंप्लीट होता है और इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं जानना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।